ग्रीटिंग बच्चों। जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 12 का वो है कि पोटेंशियल सरफेस। टॉपिक से समझना बच्चों, ये थोड़ा थोड़ा सा थियोरेटिकली टॉपिक है। टॉपिक से समझना। आप क्या लिखा हुआ है, इक्वी पोटेंशियल। इक्वी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इक्वल। क्या होता है, इक्वल। पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल आपको पता ही है, सरफेस मतलब ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू हो क्या हो, सेम हो। ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, तो उसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लेना, एनी सरफेस दैट हैज़ सेम वैल्यू ऑफ, ऐसा सरफेस जिसके ऊपर सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल वैल्यू हो क्या हो, हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल वैल्यू क्या हो, सेम हो, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। सपोज कर लिया ये मेरे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ऐसे से बहुत सारे पॉइंट बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये बहुत सारे पॉइंट है। ये मान लेते ए बी सी डी। जो ए पॉइंट का पोटेंशियल है वो मान लिया वी ए, जो बी का वो वी बी है, और जो सी का वो वी सी, और डी का जो वो वी डी है। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ इसके चारों पॉइंट पे, जो पोटेंशियल बनेगा वी ए पे, जो वी बी पे बनेगा, जो सी पे बनेगा, जो डी पे बनेगा, सबकी वैल्यू क्या होगी, सेम। सेम का मतलब मैंने सबकी मान ली वी बनेगी। तो ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, साथ में इसकी कुछ प्रॉपर्टी करते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं पहले। प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज आती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज। कोई भी अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं होता जब हम किसी टेस्ट चार्ज को मूव कराते हैं, इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को मूव कराएं तो कोई भी वर्क नहीं होता, नो वर्क इज डन। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है जब भी हम किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर किसी टेस्ट चार्ज को मूव कराएंगे तो उसके लिए जो वर्क होगा वो क्या होगा, जीरो, मतलब ना के बराबर होगा। कैसे आंसर करते हैं इसको, प्रूव करते हैं, इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ करते हैं बच्चों। पहले प्रूफ मैंने अभी बता दिया था, मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है, आपके पास आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा ना। ये जो है ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके हर एक पॉइंट के ऊपर मैंने क्या कर लिया, पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो इसी को बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात करते हैं हम दो पॉइंट की। मैंने मान लिया मेरे पास दो पॉइंट है ए और डी। अगर मैंने ए और डी ये दो पॉइंट मान लिए, यहाँ पे जो दो पॉइंट है ए और डी, ए का जो पोटेंशियल है वो कितना है, वी ए एट ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, वी ए, और बी पे क्या है, डी पे क्या है, वो है वी डी। बात करते हैं वर्क की, कि वर्क होता ही नहीं इसके ऊपर। अगर मैंने मान लिया ए पॉइंट से डी पॉइंट पे मैंने कोई टेस्ट चार्ज मूव कराना, क्यू नोट टेस्ट चार्ज को मूव कराना है, तो इसका वर्क कितना होगा, तो वर्क मैंने बता दिया जीरो होगा। प्रूव करते हैं कि कैसे होगा जीरो। देख लो, आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है। वर्क का फॉर्मूला क्या बताया था, वर्क बिटवीन द पॉइंट ए एंड डी, ए और डी पॉइंट के बीच का जो वर्क है वो किसके इक्वल होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये फॉर्मूला मैंने पहले भी लिखा था पिछली वीडियो में, आपको याद हो तो। चार्ज इंटू ये वही तो फॉर्मूला बच्चों, आपको याद होगा, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू नोट, या यहाँ से डब्ल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, क्यू नोट इंटू में वी आ जाएगा। वी का काम कौन कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस,
और चार्ज का काम कौन कर रहा है, क्यू नोट। तो ये वही फॉर्मूला है, ठीक है। चार्ज तो हमारा क्या है, क्यू नोट इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस। अब देखो ये इनिशियल पॉइंट है, ये तो फाइनल पॉइंट है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देंगे। फाइनल कितना है वी और इनिशियल कितना है वी है। अब बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। अब वर्क डन क्या कहा था, जीरो होगा ना, वो तो होना ही है। क्यों, क्योंकि जितना पोटेंशियल यहाँ उतना ही यहाँ पे है। इसका मतलब क्या है, बिकॉज जो ए पॉइंट का पोटेंशियल है वही डी पॉइंट का पोटेंशियल है, और दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है वी। अगर मैं यहाँ पे दोनों वैल्यू वी और वी रख दूँ तो वी माइनस वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से वर्क डन क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए डी, मतलब दोनों के पॉइंट के बीच का जो वर्क डन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये इसका प्रूफ है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उसके ऊपर जब भी किसी टेस्ट चार्ज को अगर हम मूव कराते हैं तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है हमेशा जीरो होता है। मैंने इसका प्रूफ कर दिया है, ठीक है। ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों वो हमेशा नॉर्मल होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमेशा ही नॉर्मल होती है टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट ऑन इट। इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों हमेशा ही 90 डिग्री पे होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके लिए जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है, इसलिए। थर्ड पॉइंट आता है, अब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है जो वो क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज टूगेदर in the region of strong field and farther apart in the region of weak field, इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड। मैंने इस वाली स्टेटमेंट को समझने से पहले मैंने ना आपको एक टॉपिक कराया था इससे पहले वाली वीडियो में, जिसमें हमारा एक रिलेशन आया था पोटेंशियल ग्रेडियंट का। देखो बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट का अब मैंने इसको प्रूव करूँगा, उसके साथ प्रूफ करेंगे उसी के साथ इसी बात को। इसमें क्या लिखा हुआ पहले तो देख लो, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। ये जहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी ना वहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी ना वो एक दूसरे के उस रीजन में एक दूसरे के बहुत पास होंगे। लेकिन जहाँ वीक फील्ड होगी ना वहाँ पे आपके जो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी एक दूसरे से बहुत दूर होंगे उस रीजन में। ये बात कर रहा है, और ये बात मैंने आपको उस रिलेशन के ज़रिए आपको बता दिया था। जो रिलेशन आता मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट का, हमें पता देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या आया था। पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन भी बताई थी मैंने, क्या आई थी। पोटेंशियल ग्रेडियंट को किससे डिनोट किया था, ई इक्वल टू माइनस में डी वी बाई डी आर। ये हमारा एक रिलेशन आता है बच्चों, ठीक है। यहाँ से अगर मैं डी आर की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस डी वी बाई ई आ जाएगा ना, माइनस डी वी बाई ई आ जाएगा। अब देखो, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल, जब डी वी कॉन्स्टेंट होगा, वैन आप लिख लो यहाँ पे, वैन डी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जब डी वी कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी होगी उस टाइम जो हमारा डी आर होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के हो जाएगा ना। इसके कांस्टेंट होने पे इसकी वैल्यू सेम है इक्विपोटेंशियल से। क्यों है ये सेम, ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर क्या रहता है, सेम है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर इसकी जो वैल्यू होती है चेंज इन पोटेंशियल वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू पे जो डी आर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्पेसिंग है इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर वो स्मॉलर होगी रीजन में, ठीक है, जहाँ पे स्ट्रॉन्गर होगी। वही बात मतलब ये प्रूव होगी क्या, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़्यादा होगी तो स्पेसिंग क्या होगी, मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़्यादा है, मान लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, लेकिन जो स्पेसिंग है वो क्या हो जाएगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो इनके बीच में जो स्पेसिंग होनी वो बहुत कम होगी।
अगर क्राउडनेस इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत ज़्यादा होगी, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 ऐसे, तो इनके बीच की जो स्पेसिंग होगी क्या होगी, कम होगी। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, ठीक है, और एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, तो इनके बीच का जो स्पेसिंग है वो क्या हो रहा है, दिखना ज़्यादा नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो स्पेसिंग ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी तो स्पेसिंग क्या होगी, कम होगी। ये हमारा प्रूफ हो चुका है थर्ड पॉइंट भी, ठीक है बच्चों। अब लास्ट प्रॉपर्टी हो आती है इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। जो फोर्थ प्रॉपर्टी आती है बच्चों वो है नो टू इक्विपोटेंशियल surfaces can intersect with each other। कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। कहने वाले क्या है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, कभी भी। क्यों नहीं करेंगे? अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर गए, तो जैसे मैंने मान ली, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट करती थी, कोई भी दो सरफेस ले ली मैंने, अगर दो सरफेस एक ही पॉइंट पे, मान लो ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाते इस तरह से, तो उसकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगी। मान लो यहाँ वी है और यहाँ पे वी भी है, तो एक ही पॉइंट पे डबल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, जो कि पॉसिबल हो ही नहीं सकता। एक पॉइंट पे केवल सिंगल पोटेंशियल होता है, सिंगल पोटेंशियल। यहाँ एक ही पॉइंट पे क्या हो रहा है, डबल पोटेंशियल की वैल्यू होती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है बच्चों। ये थी प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। अब हम कुछ डायग्राम करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलग अलग चार्जेज की वजह से। वो डायग्राम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आप नोट करना। अब जो हम फर्स्ट डायग्राम करें, नेक्स्ट टॉपिक जो बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे हम अलग अलग चार्ज सिस्टम की वजह से। तो जो फर्स्ट आता है, फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट डायग्राम बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम बच्चों, ये बस याद रखना, कैसे बनाने हैं देखना ध्यान से। पहला बनाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेज ऑफ ए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है बच्चों, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के दिखाओ आप। तो v की वैल्यू क्या होगी, Q/4πε0r। ये v का बोलना पड़ा था हमने, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज बच्चों, और ये क्या है, डिस्टेंस जब कॉन्स्टेंट होगा तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमारा सरफेस बनता था, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है, वो किधर बनता है, कैसे बनता है, वो देखना ध्यान से। अब ये मेरे पास है चार्ज बच्चों, मैं स्केच से बना के दिखा देता हूँ आपको। ये पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपको क्या बनाना है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, बाहर की तरफ होती है। पहले तो फील्ड लाइंस बना लो, इसकी फील्ड लाइन किधर होगी, बाहर की तरफ होती है। ये फील्ड लाइंस कहाँ है, ये बाहर की तरफ। ये फील्ड लाइंस बाहर की तरफ। अब आपको क्या बनाना है, इस पर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाना है, ध्यान से देना। ये सर्कल बना लो आप डॉटी लाइन में ऐसे। ये जो सर्कल बनाया मैंने बच्चों, ये क्या है हमारे, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो ये वाला पॉइंट और ये है, ये दोनों क्या है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, ठीक है। और जो मेरी ये रहे, ये क्या है, ये है हमारी लाइंस ऑफ फोर्स। ये हमारी लाइंस ऑफ फोर्स है, लाइन ऑफ फोर्स है हमारी, ये ब्लैक कलर की। और ये परपेंडिकुलर है बच्चों, ये परपेंडिकुलर है, याद रखना। मैंने आपको पहले बता दिया था ये कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। इस चार्ज पे जो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो ये फील्ड लाइन है बच्चों, ये क्या है, ये 90 डिग्री पे है, ठीक है। ये अगर आपसे पूछा जाए पेपर में इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से, तो आपको डायग्राम बना गया ना, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे के ऐसा, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। ये एक बार 1.5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, डायग्राम बनाना 1.5 मार्क्स में पूछा गया था एक बार डायग्राम बनाना। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट
डायग्राम है जितने भी मैं बनाऊंगा। टोटल 4 डायग्राम है। फर्स्ट डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड डायग्राम करते हैं। सेकंड डायग्राम करेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल भी लिख सकते हो। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की हेल्प से बनाना है आपको ये करना है, क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाना है दो इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्ज की वजह से, या इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज से क्या बनता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता था। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की हेल्प से आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। बच्चों ध्यान से देना है इलेक्ट्रिक डाइपोल का कैसे बनाना है। डाइपोल तो आपको बनाना ही आता है। तो सबसे पहले तो आप डाइपोल बना लो। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से बनता था डाइपोल। इसकी फील्ड की डायरेक्शन किधर बनाई थी, बाहर की तरफ पॉजिटिव की वजह से, और ये होती है अंदर की तरफ, नेगेटिव में अंदर चली जाती है, पॉजिटिव से बाहर निकलती है। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये भी फील्ड लाइन से बाहर की तरफ, ये सारी की सारी हमारी क्या है, फील्ड लाइंस। अब बात आती है बच्चों, इन फील्ड लाइंस को अंदर लेके चले जाते हैं हम डाइपोल में, ऐसे। ठीक है बच्चों, ऐसे इसको लेके चले जाते हैं, ऐसे इसको लेके चले जाते हैं। इधर होती है, फिर इधर होती है अंदर, इधर होती है अंदर, इधर होती है, ये होती है बंद। ठीक है बच्चों, इस तरह से तो बना लिया हमने डाइपोल। ये तो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बात करते हैं हम इसमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे बनाने हैं आपको। ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात। अब हम करेंगे कि इसके सरफेस की बात, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे बनाने हैं आपको वो देखना। इस पर आपको क्या करना है, इसके चारों तरफ वही सर्कल करने हैं आपको। ठीक है, सर्कल करने हैं। ये सर्कल कर दिया मैंने रेड कलर से। आपको सर्कल है ना ऐसे एक्सटेंड करना बच्चों पीछे की तरफ, इस तरह से। ये हमारा क्या बन जाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इस पे सेम इस पे करना आपको। ये पीछे की तरफ करना है बच्चों। ठीक है, पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है दोनों, इसको भी आगे के साथ, आगे से, मतलब कि ये एक तरह से यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्ट्रोंगर होनी चाहिए। यहाँ पे भी स्ट्रोंगर रीजन दिखाई देना चाहिए। इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या बनाना है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाना है। ये था इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट आता है बच्चों थर्ड, नेक्स्ट आता है बच्चों इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, उनकी वजह से आपको क्या करना है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाना है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाओ दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज की वजह से। दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज लेने हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। सेम यहाँ पे भी क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फिर से फील्ड बनाओ बाहर की तरफ, बाहर की तरफ फील्ड बनानी है बच्चों आपको ऐसे। ठीक है, आपको इस तरह से बाहर की तरफ फोर्स बनानी है बच्चों, ये दिखानी है इस तरह से। ठीक है, ये है बाहर की तरफ, आपको एरो इस तरह से दिखानी है फील्ड बाहर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव में रिपल्सन होगी इस तरह से। ठीक है, ऐसे इसमें दिखानी है आपको। ये दिखा दी हमने फील्ड लाइंस। ठीक है,
ये तो बच्चों फील्ड लाइंस। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाने हैं आपको इनके ऊपर। इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे बनाओगे, पहले इस पे बनाने हैं फिर दूसरे वाले चार्ज पे। दोनों चार्ज की वैल्यू क्या इक्वल है, ये Q1 चार्ज मान लेते हैं और ये Q2 चार्ज मान लेते हैं, और यहाँ Q1 इक्वल टू Q2 है, मतलब दोनों चार्ज क्या है, सेम है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है जिसमें। तो हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना लेते हैं। आपको ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है बच्चों, ये है इक्वी पोटेंशियल सरफेस की, ठीक है। इस तरह से ऐसे ही सेम इसकी बनानी है आपको। इस तरह से बनानी है। यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पे इंटरसेक्ट करके और फिर आपको क्या करना है, एक इसको ओवरलैप करा के दिखाना है ऐसे। ये आपको एक ही पोटेंशियल सरफेस बनाना बच्चों इस तरह से, ठीक है। ये है दो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाना है इस तरह से। यहाँ पे ये क्या है, इंटरसेक्शन दिखाना है दोनों का थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है। ये है बच्चों हमारा इक्वी पोटेंशियल ड्यू टू टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज। एक लास्ट और रहता है, वो और कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों जो फोर्थ है, वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाएंगे फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाना है। अब आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अब मैं डायग्राम बना के दिखाऊँ आपको कैसे बनाना है। जो लाइन ऑफ फोर्स है वो पैरेलल दिखानी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। वो स्टेट दिखानी है आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस में, और इक्वी डिस्टेंस पे होनी चाहिए वो बच्चों, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस पे होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए, इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए उनके बीच में। जैसे कि मैंने पहले ले लिया, ये सरफेस ले लिया, ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म प्लेन सरफेस है, ठीक है। अब इसमें आपको फील्ड लाइंस कैसे दिखानी है, फील्ड लाइंस को कैसे दिखाओगे। ये तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाए मैंने, अब फील्ड लाइंस और दिखानी है आपको। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पूरे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी है, तो कैसे करोगे, इसमें फील्ड लाइंस और दिखा दो। फील्ड लाइंस दिखा देते, पहले ऊपर वाली सबसे पहले ऐसे दिखा दो, एक नीचे वाली दिखा देना ऐसे, ठीक है बच्चों। इस तरह से ऐसे फिर आप इसमें यहाँ इंटर करेगी, फिर यहाँ इंटर करेगी, फिर यहाँ इंटर करेगी और यहाँ से बाहर निकल जाएगी। यहाँ इंटर करेगी, यहाँ इंटर करेगी, यहाँ इंटर करेगी और फिर यहाँ से बाहर, ठीक है। इनके बीच का स्पेस भी इक्वल दिखाना है बच्चों, ठीक है। आप स्पेस इक्वल कर लेना इनका, और फिर बाहर। इस तरह से। तो यहाँ पे ये तो क्या है, ये हमारे क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, और ये क्या है बच्चों, ये फील्ड लाइंस या लाइन ऑफ, और लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। ये था हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के कुछ डायग्राम। चारों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आए होंगे। आप अपनी कॉपी में जरूर बनाना इनको, और फिर कॉपी में नोट करके आपको फिर कॉपी में नोट करके फिर ये मुझे चेक कराने, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो में मैं आपको बस आज इतना ही कराऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे बच्चों, वो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अब हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग है, लेकिन अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक ये अलग है, तो ध्यान से पढ़ना है इसको भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये वो अमाउंट ऑफ वर्डन होता है जब हम अलग अलग चार्जेज को, वेरियस चार्जेज को उनकी रेस्पेक्टिव पोजीशन पे लाने के लिए जो वर्क करते हैं उनका, वो क्या कहलाता है, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। दोबारा बता देता हूँ, ये वो अमाउंट ऑफ वर्डन होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्डन इन ब्रिंगिंग द वेरियस चार्जेज। जब बहुत सारे अलग अलग टाइप के चार्जेज को हम लाते हैं उनकी रेस्पेक्टिव पोजीशन पे, तो वहाँ तक लाने के लिए जो अमाउंट टोटल वर्डन होता है, अमाउंट ऑफ वर्डन होता है, वो क्या कहलाता है, वो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, ठीक है।
अब बात करते हैं मतलब कि इन्फिनिटी, ये जो वेरियस चार्जेस जब लाते हैं ना बच्चों, ये हम कहाँ से लाते हैं, ये हम लाते हैं इन्फिनिटी से। तो आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इनफाइनाइटली लार्ज म्यूचुअल सेपरेशन, यहाँ से लाते हैं, ठीक है। मतलब कि वो इन्फिनिटी से लाते हैं, हम उनको ना इन्फिनिटी से लाते हैं। जब लाते हैं तो उस टाइम जब उनको लाते हैं तो उनकी रेस्पेक्टिव पोजीशन में जब उनको देखो बच्चों दोबारा बताता हूँ, जो अमाउंट ऑफ वर्डन होता है ये वो अमाउंट ऑफ वर्डन होता है जब हम क्या करते हैं, जो अलग अलग चार्जेज होते हैं, अलग अलग चार्जेज को उनकी रेस्पेक्टिव पोजीशन पे लाने के लिए जो वर्क होता है उस टाइम हम क्या कहेंगे, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हो आप इसको, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हो। इन्फिनिटी से, ठीक है, इन्फिनिटी से उसकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पर लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्डन होता है अलग अलग चार्जेज का, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। हम फर्स्ट पॉइंट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेशन एक छोटी सी पहले निकालेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज की 2 पॉइंट चार्जेज, 2 पॉइंट चार्जेज की हमें क्या निकालनी है, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है 2 पॉइंट चार्ज। एक सिस्टम में क्या करना है, इस सिस्टम के अंदर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है और उस 2 पॉइंट चार्ज की वजह से हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे सिस्टम के अंदर 2 पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है। तो सपोज मैंने मान लिया यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है, ये मैंने कोई पॉइंट चार्ज मान लिया प्लस Q1 किसी P1 पॉइंट पे है और इसकी पोजीशन मान ली यहाँ पे R1 है, ठीक है। इसकी फील्ड है बच्चों यहाँ तक, हमने मान ली P2 पॉइंट तक, P2 पॉइंट तक, और जो पोजीशन हो जाएगी इसकी यहाँ से यहाँ तक की वो है R2। जो Q1 चार्ज है बच्चों वो P2 डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस पे है, हमने मान ली यहाँ से लेके यहाँ तक R12, ये R12 डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो बात करते हैं मतलब कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट चार्ज की वजह से निकालना है। तो हमने सपोज क्या किया, हमने प्लस Q1 कोई चार्ज रख दिया P1 पॉइंट पे, यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है वो है R1। जो मेरा इसकी जो फील्ड है चार्ज Q1 की, इसकी जो फील्ड है बच्चों ये है P2 पॉइंट तक, और यहाँ तक जो इसका यहाँ पे अगर ये आएगा तो इसकी पोजीशन जो है वो है R2। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R12। अब हमने एक चार्ज ले Q2, कोई Q2 चार्ज मान लें यहाँ पे है, प्लस का Q2 चार्ज है, कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। इन्फिनिटी से क्या करेगा, ये हमें लाना है ऐसे, इन्फिनिटी से लाते 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 कहाँ तक लाना है, P2 पॉइंट तक लाना है। Q1 चार्ज से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रखा है और Q1 चार्ज से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे इसको रखा, तो हमें लाना है इसकी फील्ड तक, यहाँ तक। जब इसको हम यहाँ तक लाएंगे, इसको लाने में जो हमारा वर्डन होगा, इसकी पोजीशन पे लाने के लिए जो वर्डन होगा वो उसका क्या बन जाएगा, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 चार्ज की वजह से एट P1 पर, P1 पॉइंट पे Q1 चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल बनेगा उसका जो पोटेंशियल बनेगा, पोटेंशियल ऑफ होने का होता है चार्ज Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, जो डिस्टेंस है वो क्या ले रखा है R12, ये इनके बीच का डिस्टेंस है R12, ठीक है। ये तो आ गया हमारा क्या पोटेंशियल। अब बाई डेफिनेशन, जो डेफिनेशन है बच्चों उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब डेफिनेशन लगा दो यहाँ पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन वो क्या कहती है, वर्क डन निकालना था, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P2 जहाँ पे उसकी पोजीशन R2 है। P2 पॉइंट तक लाने के लिए जो उसका अमाउंट ऑफ वर्डन होगा, इन्फिनिटी से P2 तक लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्डन होगा, वर्डन का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल
इनटू में चार्ज। अब देखो पोटेंशियल कौन सा हमारा पोटेंशियल है वी, वी पोटेंशियल था, चार्ज कौन सा आ रहा है Q2, वी की वैल्यू कितनी है Q1/4πε0 R12 इंटू में Q2। तो हमारा वर्क क्या हो गया, वर्क क्या पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन में 4πε0 R12। ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। इस तरह से आपको निकालनी बच्चों, ठीक है। जो वर्क होता है वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर है, ठीक है। जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आने के बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जो वर्क जो इसने काम किया वो यहाँ इस पी पॉइंट पे आ गया कि इस फॉर्म में स्टोर हो गया, वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। अगर हम ग्रुप ऑफ चार्जेस की बात करें, ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए करें, फोर बी पार्ट बना लेते हैं हम इसका, बी पॉइंट, ए पार्ट हमारा हो गया, बी पार्ट करते हैं ग्रुप ऑफ चार्ज के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, सिस्टम और 2 पॉइंट चार्ज के लिए थी यहाँ पे, लेकिन हम निकालेंगे किसके लिए, सिस्टम ऑफ एन चार्जेस। सिस्टम के अंदर अगर एन चार्जेज होते तो उसकी वजह से अगर हमें निकालना होता तो कैसे करते, पहले तो इसको डिफाइन कर दे। इट इज़ डिफाइन एज द टोटल, इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू assembling all the charges at the given positions from infinity। अगर ग्रुप ऑफ चार्जेज की वजह से निकालना तो कैसे डिफाइन करोगे, ये वो टोटल अमाउंट ऑफ बर्डन होता है जब हम जितने भी चार्जेज है अगर हम उनको क्या कर दें, असेंबल कर दें उनकी पोजीशन पे, इन्फिनिटी से लाके उनको उनकी पोजीशन पे क्या कर दें, असेंबल कर दें, तो उस टाइम जो हमारी एनर्जी बनेगी वो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। और ये हम किसके लिए करेंगे, एन चार्जेज के लिए करेंगे। अब इसकी भी डेरिवेशन है बच्चों, ध्यान से देखना, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे इस डेरिवेशन में, एन चार्जेज के लिए करेंगे अब ये डेरिवेशन। इन ब्रिंगिंग फर्स्ट चार्ज, जब हम फर्स्ट चार्ज को लाएंगे, कौन सा था फर्स्ट चार्ज Q1 टू पोजीशन, जो उसकी पोजीशन थी कहाँ थी, वो P1 पॉइंट पे थे, R1 उसकी पोजीशन थी। तो उस टाइम क्या होगा, कोई भी वर्क नहीं होगा, नो वर्क इज डन। तो कोई भी वर्क नहीं होगा, बिकॉज क्यों नहीं होगा, बिकॉज ऑल अदर चार्जेज आर एट इन्फिनिटी। क्योंकि बाकी के जितने भी चार्जेज हैं, देखो Q1 चार्ज को छोड़ के जितने भी चार्जेज होंगे, मैंने मान लिया मेरे पास एन चार्जेज है, मैं एन चार्जेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एन चार्जेज में से जो फर्स्ट चार्ज है मैंने मान लिया, उस फर्स्ट चार्ज को हम लाए कहाँ पे, R1 पे लाए, P1 पॉइंट पे लाए, R1 पोजीशन उसकी। जब लाएंगे तो उसका कोई भी वर्क नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बाकी जितने भी जो चार्ज है बच्चों वो सारे कहाँ इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी से जब कोई दूसरा चार्ज इसकी फील्ड में आएगा तब इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ वर्क होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो वर्क होगा वो तो क्या हो जाएगा, W1 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। ये तो बात क्लियर है यहाँ से, ठीक है। क्योंकि ये अपने आप में अकेला कोई भी फील्ड नहीं बनाएगा, सारे बाकी चार्ज जो इन्फिनिटी पे है और इसलिए यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है, इसलिए W1 क्या हो जाएगा, 0। अब क्या करेंगे, नाउ वी ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे, नाउ सेकंड चार्ज को क्या करेंगे, Q2, सेकंड चार्ज Q2 को क्या करेंगे, इसको लेके आएंगे कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटी से लाएंगे, कहाँ पर लाएंगे, एट P2 पॉइंट पे लाएंगे, जहाँ इसकी पोजीशन क्या होगी, R2 होगी, ठीक है। तो फिर तो क्या होगा, फिर तो कुछ ना कुछ वर्क भी होगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वर्क होगा, इन्फिनिटी से P2 R2 पे लाएंगे, कितने डिस्टेंस पे हो, एट ए डिस्टेंस R12। ये मैंने आपको डायग्राम पहले बना रखा है, इससे पहले थोड़ी देर पहले अभी मैंने बना के भी दिखाया था, वो वही डायग्राम है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, वर्क होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देना फ्रॉम
Q1, ये क्या, ये वो डिस्टेंस जो Q1 से P2 पॉइंट के बीच का था, जब हमने कि कौन सा चार्ज लेके आया था, जब Q2 चार्ज को लेके आए थे तब। तो उसके लिए जो क्या होगा, उसके लिए वर्क होगा, वर्क का होना फिर से वही पोटेंशियल ड्यू टू Q2 इंटू में पोटेंशियल ड्यू टू Q1 आएगा यहाँ, इंटू में चार्ज कौन सा लेके आ रहे हैं, Q2। देखो पोटेंशियल तो किसकी वजह से बनेगा, पोटेंशियल बनेगा Q1 की वजह से, और जो चार्ज लेके आ रहे थे वो कौन सा लेके आ रहे हैं, Q2 चार्ज लेके आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, मेन चीज़ जो इसमें समझने की वो यही है कि जो हमारा चार्ज है, हमारा जो चार्ज है वो चार्ज Q2 लेके आ रहे हैं, और Q1 की वजह से पोटेंशियल बन रहा है। पोटेंशियल जो बन रहा है Q1 चार्ज की वजह से वो कितना बन रहा है, उसका पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है Q1 अपॉन में 4πε0 R12 इंटू में Q2 क्या चार्ज, यह आ गया W2 वर्क, हमारा W2 अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा। अब क्या करें, इन ब्रिंगिंग, ऐसे करते करते हम थर्ड चार्ज को भी लाएंगे, इन ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू कोई तीसरा पॉइंट मान लेते हैं P3, जहाँ पे उसकी पोजीशन कितनी है R3। तो वर्क डन फिर से अगेंस्ट होगा, वर्क डन अब किसके अगेंस्ट होगा, अब Q1 और Q2 के अगेंस्ट होगा। पहले इसमें वर्क डन किसके अगेंस्ट हो रहा है, इसमें वर्क डन Q1 के अगेंस्ट हो रहा था, जब Q2 को लाए Q1 के अगेंस्ट क्या हो रहा है, वर्क, ठीक है। जैसे मेरे पास ये चार्ज रखा था Q1, ये मेरे पास क्या था, ये P2 पॉइंट था, जब हम एक चार्ज को यहाँ लेके आए थे तो इस चार्ज के अगेंस्ट Q2 जो जब Q2 चार्ज इस चार्ज के अगेंस्ट आ रहा था तो इसके अगेंस्ट क्या हो रहा था, वर्क हो रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये यहाँ आ गया Q2, अब कोई तीसरा चार्ज है, कोई तीसरा चार्ज आ रहा है इसके P पॉइंट पे, अब Q1 और Q2 की वजह से क्या बनेगा, Q1 Q2 के अगेंस्ट क्या होगा, वर्क होगा। तो जो जब Q3 चार्ज को हम इन्फिनिटी से लाएंगे किसी P3 पॉइंट पे, तो उसके लाने से Q1 और Q2 के अगेंस्ट क्या होगा, वर्क होगा। तो इसके लिए देयरफॉर दो वर्क होगा, बट W3 वो कैसे निकलेगा, पहले तो लिखो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2 इनटू में जो चार्ज वो कौन सा लेके आ रहे हैं, Q3 लेके आ रहे हैं। Q1 और Q2 की वजह से जो पोटेंशियल बनेगा वो कितना बनेगा बच्चों, ध्यान से देखो, Q1 की वजह से कितना बना, Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R12, ठीक है, प्लस में Q2 की वजह से कितना बनेगा, फिर वो बनेगा, देखो इसमें तो बनेगा Q1, ठीक है, एक में बनेगा डिस्टेंस R12 और एक में बनेगा R13। तो आप दोनों का पोटेंशियल निकाल सकते हो, पहले Q1 को Q3 के साथ करोगे, फिर Q1 को Q2 को Q3 के साथ करोगे, 1 को 3 के साथ, 2 को 3 के साथ, इस तरह से लेना है, क्योंकि Q3 चार्ज लेके आ रहे हैं, Q1 का Q3 के साथ, Q2 का Q3 के साथ, इस तरह से करना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अब इसमें से हम क्या लिख लेते हैं इसको, इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से 1/4πε कॉमन निकाल लेते हैं, जो अंदर बचेगा पहले Q1 की वजह से बचेगा Q1 अपॉन में R1, चार्ज कौन सा है 3 है, तो R1 3, प्लस में दूसरा चार्ज कौन सा है Q2 अपॉन में नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा R2 3 2 3, 1 का 3 की वजह से, 2 का 3 की वजह से, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ये आएगा W3 वर्क, W3 वर्क भी आ गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, और मल्टीप्लाई में क्या था Q3, इस Q3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, Q3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस Q3 अपॉन में R23, ये हमारा अमाउंट ऑफ वर्डन आ जाएगा, ये आएगा W3 की वैल्यू आ गई। ऐसे आप W4 की वैल्यू निकालो। सिमिलरली इन ब्रिंगिंग Q4 फ्रॉम इन्फिनिटी से टू किसी पॉइंट P4 जहाँ पे इसकी पोजीशन R4 वहाँ पे लाएंगे, तो फिर से वर्क होगा, वर्क W4 होगा अब की बार। अब देखो वर्क निकालना फिर से, तो पोटेंशियल निकालने, पहले पोटेंशियल लिखो किसकी वजह से, ड्यू टू Q1 Q2 एंड Q3, कौन सा चार्ज आता है अब Q4। अब तीनों की अगेंस्ट क्या होगा, वर्क होगा। Q4 को जब लाएंगे तो इन तीनों के अगेंस्ट वर्क होगा, तो पोटेंशियल किसका बनेगा, इन तीनों की वजह से पोटेंशियल बनेगा पहले। तो W4 इक्वल टू, सब में कॉमन क्या निकालना, 1/4πε निकालना है, ठीक है। पहले लिखोगे Q1 अपॉन में 1 का 4 के साथ, तो आप लिखोगे नीचे R14 डिस्टेंस, प्लस में Q2 अपॉन में R24 हो जाएगा, प्लस Q3 अपॉन में R34 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई Q4। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे,
अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 अपोन में R14 प्लस में Q2 Q4 अपोन में R24 प्लस में Q3 Q4 अपोन में R34। ये हमारा वर्डन आ जाएगा W4। अब हमें चाहिए टोटल वर्क या पोटेंशियल एनर्जी चाहिए 4 चार्जेज की वजह से। 4 चार्जेज की वजह से निकालनी है, या आप 4 की वजह से नहीं तो n की वजह से निकाल सकते हो, n की वजह से भी निकाल सकते हो। तो अगर मुझे टोटल निकालनी, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस, अगर हमने 4 चार्जेस की वजह से निकालनी है तो पोटेंशियल एनर्जी, तो कैसे निकालोगे, टोटल वर्क निकाल दो। तो सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस सोन। अगर आप ये 4 के लिए हैं, अगर आपको n के लिए निकालना है तो उसको n तक लेके चले जाएंगे हम ऐसे, ठीक है। तो हम सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो u इक्वल टू 0, ये तो 0 आया था, प्लस में 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये कितना आया था, ये आया था Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस में W2 कितना आया था 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस में Q2 Q3 अपॉन में R23। लास्ट में W4 कितना है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 अपॉन में R14 प्लस Q2 Q4 अपॉन में R24 प्लस में Q3 Q4 अपॉन में R34। ठीक है, ये है हमारे 4 सिस्टम के लिए, 4 सिस्टम के लिए यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम सब में से कॉमन निकाले। देखो वो यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, सब में से 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लेते हैं। अब कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में से क्या बन जाएगी, अब हमारी हमने कॉमन निकाल लिया 1/4 एप्सिलॉन नॉट, सब में से अंदर क्या बचेगा Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस में Q1 Q3 अपॉन में R13 था, प्लस में फिर Q1 Q4 था अपॉन में R14 प्लस Q2 Q3 था अपॉन R23 प्लस में Q2 Q4 था, Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस में Q3 Q4 भी था ना, Q3 Q4 अपॉन में R34। ये हमारा क्या बन जाएगा, 4 सिस्टम के लिए बन जाएगा। अब हम इसको ना इसको ऐसे ही प्रीसीडिंग करते रहें, प्रोसीड करते रहेंगे इसी वे में प्रोसीड करते जाओ n टाइम तक, n पॉइंट चार्ज के लिए। तो इसको n चार्ज के लिए बता 4 n पॉइंट चार्जेज, इसको n पॉइंट चार्जेज के लिए बना दो। अब इसी फॉर्मूले को n पॉइंट चार्जेज के लिए बनाओगे तो इसमें कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लो और समीशन लगा दो, क्योंकि ये सारी डिस्क्रीट वैल्यू है। आई की वैल्यू यहाँ से लेनी है, आई वैल्यू लिखोगे तो यहाँ पे लिख देना ऑल पेयर, आप ऑल पेयर्स भी लिख सकते हो क्योंकि ये पेयर में आया हुआ है। ठीक है, तो आप समीशन लगा दो बच्चों। यहाँ पे समीशन लगाने के बाद यहाँ पे देखो Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 3 Q1 Q4 Q2 Q3 Q2 Q4 Q3 Q4 इस तरह से हैं। तो आपको इनके अकॉर्डिंग ही बनाने हैं। तो Q1 की वैल्यू चेंज हो रही है ना, यहाँ Q1 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 Q2 Q2 Q3 इस तरह से आ रहा है, तो Q चेंज हो रहा है तो Q को मान लेते हैं I। ऐसे Q2 भी चेंज हो रहा है तो उसको मान लेते हैं J अपॉन RIJ, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। जो इनकी वैल्यू है बच्चों ये एन टर्म तक इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा ग्रुप ऑफ चार्जेज की वजह से हमारा क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। आप यहाँ तक कर सकते हो इसको। ठीक है, आपको यहीं तक ही करना है एन पॉइंट चार्जेज के लिए। जब आप इसको ओपन करोगे तो यही चीज़ आएगी। ठीक है, अगर आई की वैल्यू 1 रख देता हूँ मैं, तो क्या आप यहाँ, और जे की वैल्यू उस टाइम क्या मान लूँ, देखो आई की वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं और जे की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ, तो इसको ओपन करूँगा क्या आएगा Q1, ये क्या आएगा Q2, नीचे क्या है R12 ये आ गया। ठीक है, फिर हमें क्या लेनी है, आई की वैल्यू 1 के लिए जे की वैल्यू 3 लेनी है। जब जे की वैल्यू 3 लेंगे तो क्या आएगा Q1 Q3 अपॉन R13 ये आ जाएगा। फिर जे की वैल्यू 4 के लिए ये आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे जो आई की वैल्यू उसकी 2 और जो जे की वैल्यू उसके लिए 3 के लिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो जैसे आप इसको ओपन करते जाओगे ना बच्चों और ग्रुप में इसको असेंबल करोगे तो ये असेंबल बन जाएगा इस तरह से। आप डिस्क्रीट वैल्यू को इस तरह से
एक फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। तो ये थी टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन पॉइंट चार्जेस के लिए। आपको मैं सारे फॉर्मूले बता देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ। अभी तक जितने फॉर्मूले आए हैं मैं आपको कन्फ्यूज नहीं होने दूँगा, बिल्कुल देखना ध्यान से बच्चों। कूलम्ब फोर्स का जो फॉर्मूला आया था फर्स्ट, वो आया था Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आया था बच्चों, यहाँ आर स्क्वायर था। सेकंड, ये तो कूलम्ब फोर्स थी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था, वो आया था Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है। थर्ड, जो पोटेंशियल का आया वो क्या आया था, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आर था। और फोर्थ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का आया, ये क्या आया, Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, या आप सिंपली लिख सकते हो यहाँ पे R आता है, ठीक है। R12 नहीं लिख सकते तो यहाँ पे खाली R भी लिख सकते हो या R12 लिख सकते हो। तो ये आपके 4 लाइन में कन्फ्यूजन होना फोर्स के, और इसमें कन्फ्यूजन नहीं, यहाँ स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर नहीं है। इसमें देखो दोनों में क्या सिमिलरिटी है, इसमें स्क्वायर है इसमें स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इनमें फॉर्मूलों में कन्फ्यूज नहीं होना बच्चों। ये 4 फॉर्मूले हैं जिसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, इनमें कन्फ्यूज नहीं होना। आप लिख के देखना, जितना मैंने कराया उनको नोटबुक में, फिर नोटबुक में नोट करो, ठीक है बच्चों। इस वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक आएंगे नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।